हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपने शायद सुना होगा कि फरवरी के मंथ में इंडियन म्यूचुअल फंड्स selling ATM in huge quantities and they were buying HDFC Bank. Today, this is the topic we are going to discuss. Because of the experience जो पिछले around 20 years I have got from institutional equities, मुझे लगता है this is a very important topic which we need to discuss and which we need to talk about. सो ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सो व्हेन वी लुक एट द होल्डिंग ऑफ Indian mutual funds, you will find that there are a lot of things which appear काफी prominently. For example, TCS and ICICI Bank, they're the most popular stocks among Indian mutual funds. फिर इन्फोसिस एंड मारुति सुजुकी हैं और काफी सारे और भी स्टॉक हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ये बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं। सन फार्मा है, इसके अलावा आईटी फर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म्स, इवन द मिड कैप या मिड टियर में जो कि परसिस्टेंट है या फिर एल&टी माइंट्री है, तो ये सब काफी पॉपुलर स्टॉक्स इंडियन म्यूचुअल फंड्स में हैं। नाउ what we'll discuss today, this is more based on how mutual funds अपने बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेते हैं। वो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें खरीदना है और क्या उन्हें बेचना है। उसके बाद हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या उनको फॉलो कर सकते हैं, क्या हम उनको अ, उनकी जो बाइंग और सेलिंग है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं और क्या एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी हो सकती है। उसके बाद आता है कि जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है, मतलब किस पोर्टफोलियो में क्या खरीदना है और क्या बेचना है, म्यूचुअल फंड उसको किस तरीके से करते हैं और उसका क्या मतलब होता है, और इसके अलावा क्या इनसे चीजें हम सीखी जा सकती हैं, और फाइनली कैसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हम पता करें, कैसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की एक रिसर्च करें ताकि हम इसमें से कुछ टॉपिक में से सीख पाए। कुछ एक चीजें जो आपको देखनी पड़ेंगी वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स, अगर आप देखें पिछले कुछ समय में जो म्यूचुअल फंड्स की एयूएम्स हैं, मतलब एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये बहुत तेजी से ग्रो किया है। इसमें रिटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रिटेल इन्वेस्टर्स आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन मार्केट्स, एंड ये मार्केट में जो पैसा वो जा रहा है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू चैनलाइज हो रहा है टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड द नंबर्स आर एस्टॉनिशिंग, लाइक द काइंड ऑफ ग्रोथ पिछले almost 5-7 years में the we have seen, it's fantastic, it's great. Now when we look at आपको अक्सर न्यूज में इस तरह के आर्टिकल्स दिखेंगे कि ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, या टॉप 5 स्टॉक्स हैं म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, एंड कुछ एक इस तरह की भी न्यूज फ्लो आपको अक्सर दिखेगी मार्केट में, वेदर प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन मीडिया, कि ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे या टॉप 10 स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स ने बेचे। नाउ नेचुरली, लाइक अगर बाइंग होगी तो स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, सेलिंग होगी तो स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, और ये जो इंपैक्ट है वो प्राइस में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। और ये कैसे इंपैक्ट करता है, हाउ डज दिस इंपैक्ट, मतलब ये प्राइस जो बढ़ता है या घटता है, बहुत नॉर्मल एक इक्वेशन है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड किसी चीज की ज्यादा होगी, मतलब बाइंग अगर किसी चीज की ज्यादा है तो वो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, सेलिंग अगर किसी चीज की ज्यादा है तो प्राइसेस नीचे आते हैं। ये सेम जो डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल है वो मार्केट में भी एप्लीकेबल होता है। तो for example, if there is a bad news, there will be a lot of selling because there are less number of buyers and there are more number of sellers. Similarly, if there is good news and there is some positive development, like results अच्छे आए किसी कंपनी के, तो there will be more demand, there will be lot more people buying and there will be less number of people selling, so the price will go up. Now, अब ये जो पूरा हम इशू डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा एयूएम है, म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़े एसेट्स को ओन करते हैं, मतलब उनके पास पैसा काफी है, सिंपल भाषा में, और ये पैसा लगातार बढ़ते जा रहा है बिकॉज एज रिटेल इन्वेस्टर्स वी आर पुटिंग इन मोर मनी विद म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स को ये पैसा डिप्लॉय करना है, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं ये पैसा लगाना है, तो वो पैसा जो लगा रहे हैं
वो एक उनके पास लगातार बढ़ता जा रहा है। वो क्वांटम जो है, वो जो कॉर्पस है, वो धनराशि लगातार बढ़ती जा रही है। और बाय और सेल जो है, वो एक उनका करंट असेसमेंट है किसी कंपनीज के बारे में, वो एक रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव है, तो वो बाय कर रहा है। कोई किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव है, तो उसको वो बेच रहा है। लाइक दे आर सेलिंग दैट। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी म्यूचुअल फंड को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्राइस टू अर्निंग्स है या जो उनके वैल्यूएशन है, वो काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो वो बेच सकते हैं उन्हें। और ऐसा होता भी है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही है, कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के कंफर्ट लेवल से ऊपर चला गया है। तो उस समय पे बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उस स्टॉक को बेच देते हैं। नाउ लाइक दिस इज द डाटा व्हिच इज देयर फॉर फरवरी, जो हमने बात पहले की थी। म्यूचुअल फंड्स ये सब स्टॉक्स बहुत बड़े क्वांटम में खरीद रहे थे। एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, और जो कुछ बेच रहे थे वो आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं कि सन फार्मा, एनटीपीसी। और ये सब जो चीजें हैं, आप एक लाइक इफ यू सी इट ध्यान से, गौर से, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मतलब अब एनटीपीसी हुआ या एचडीएफसी बैंक हुआ या रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, ये सब काफी बड़े नाम हैं और ये काफी बड़े मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। तो इनमें इस तरह का बाइंग और सेलिंग बहुत नॉर्मल है। ये लिस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, इट्स वेरी वेरी लाइकली, लेकिन ये चूंकि बहुत बड़ी कंपनी है, इनमें बहुत ट्रेडिंग होती है, बहुत वॉल्यूम्स रहते हैं, तो कंटिन्यूअसली इन नाम को आप अपीयर होते हुए देखेंगे इस लिस्ट में। देन ये एक टॉप 10 म्यूचुअल फंड ट्रेड्स के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से ये आप स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हैं। यहां पर आपको एक और दिख रहा है, हॉट स्टॉक्स और कोल्ड स्टॉक। सिंपल बात है, जिसमें डिमांड ज्यादा है वो हॉट स्टॉक्स हो गए, जिसमें सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है वो कोल्ड स्टॉक हो गए। हॉट का मतलब लाइक कंपनीज जो कि बहुत डिमांड में है, म्यूचुअल फंड जिन्हें ज्यादा खरीद रहे हैं, और एक कोल्ड स्टॉक्स जहां पे की डिमांड उतना नहीं है। तो ये लिस्ट आप जो देख रहे हैं टॉप 10 स्टॉक्स की, वो एक आपको दोनों साइड में दिख रही है, जहां पे बहुत इंटरेस्ट है और जहां पे कम इंटरेस्ट है। फिर बात करते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे, पेटीएम, बिकॉज देयर वाज नेगेटिव न्यूज फ्लो, बहुत सारा सेलिंग था फरवरी में उस स्टॉक में। बंधन बैंक है, उस तरह से कुछ और स्टॉक्स के भी नाम जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज जरूरी है, वो आप देखें कि टोटल जो फरवरी में लगभग 14,000 करोड़ की बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड से, मतलब इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ऑलमोस्ट क्लोज टू $2 बिलियन, अ लिटिल लेस। वो बाइंग म्यूचुअल फंड्स में हुई है और फरवरी के महीने में हुई है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दीज स्टॉक्स, बिकॉज जहां पे बाइंग हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं। नाउ एक और इसके कई कई और एंगल भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स में क्या हो रहा है, बिकॉज लाइक पिछले around 12 months or 6 to 8 months, there is a lot of discussion about PSU stocks, and PSU stocks have done very very well. तो ये इस पर्टिकुलर मंथ में क्या पीएसयू स्टॉक्स में एक्टिविटी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीजें एग्जिट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, कौन सी चीजें एंट्री कर रहे हैं, ये सब आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एसजेवीएन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर और भी कई स्टॉक हैं जहां पर कि आपको दिख रहा है कि पीएफसी, ऑयल इंडिया, ये सब स्टॉक्स के जो नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं सब पीएसयू कंपनीज है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है। और ये जो एक्टिविटी है म्यूचुअल फंड्स की, इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नाउ अब सवाल ये उठता है कि ये मैटर क्यों करती है चीज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इवन। फंड मैनेजर्स जो उनके स्टॉक को ट्रैक करते हैं, वो उसमें कई सारे डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात तो जो वो होल्ड कर रहे हैं, उसको किस प्राइस तक होल्ड करेंगे, कहां पे बेचना शुरू करेंगे, और ये सब रियल टाइम में डिसीजन होते हैं। किसी दिन फॉर एग्जांपल पेटीएम में जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आया था, उसके बाद बहुत जबरदस्त सेलिंग एकदम से मार्केट में देखी गई थी। तो क्या रियल टाइम डिसीजन है? ये डेटा जो आता है वो फरवरी या जनवरी या मंथ के एंड में आएगा, और जो आपको अराउंड सेकेंड वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सो अराउंड सेकेंड वीक ऑफ मार्च ये डाटा अवेलेबल हुआ। लेकिन ये रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है ये सब कुछ, और रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है मतलब अगर कोई स्टॉक पे जबरदस्त बाइंग या सेलिंग फर्स्ट ऑफ फरवरी को हो रही है, तो भी वो आपको पता चलेगा जाके ऑलमोस्ट 5-6 हफ्ते बाद। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब कभी भी म्यूचुअल फंड्स
किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। किसी तरह से जब वो बेच रहे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। और ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग है, मतलब रिटेल इन्वेस्टमेंट में कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत सारा सेंटिमेंट ड्रिवन बाइंग और सेलिंग भी देखी जाती है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग और सेलिंग है, जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, वो उसमें बहुत सोच समझ के या बहुत ही उनके सेट पैरामीटर्स हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क होता है और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से फैसला करते हैं। अब एक चीज और भी है कि ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं, इनके पास दिन भर यही काम है। दिस इज द फुल टाइम जॉब दे हैव, एंड दे डू लॉट ऑफ ऑन ग्राउंड रिसर्च, दे डू टॉक टू लॉट ऑफ कंपनीज। वो काफी सारे मार्केट के इकोसिस्टम में उनको बहुत सारी जानकारी रहती है और उसके आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड ये स्टॉक खरीद रहे हैं और म्यूचुअल फंड ये स्टॉक बेच रहे हैं, तो क्या हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं? नाउ इस चीज में थोड़े से चैलेंजेस हैं, इस चीज में थोड़े से इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आप देखते हैं कि जब एक हमने बहुत बात अक्सर की है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का डिसीजन मेकिंग जो है, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 70-80% केसेस में दे अंडर परफॉर्म, मतलब मार्केट के इंडाइसेस जो कर रहे हो उसे वो नीचे परफॉर्म कर रहे हो। नॉट ऑल, बट अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, 70 to 80%। देन कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भी होते हैं। कोई एक म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक को बेच रहा है, दूसरा उसे खरीद रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या फॉलो करना चाहिए? दूसरी बात, बाइंग अगर किसी स्टॉक में आ रही है तो उसका कोई गारंटी नहीं, उसका कोई मतलब ये नहीं है कि आगे उस स्टॉक में प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर का व्यू है, म्यूचुअल फंड मैनेजर का व्यू गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच के कि भाई म्यूचुअल फंड मैनेजर्स किसी चीज को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और उसको आप रेप्लिकेट करना चाहें, तो उसमें ये पर्टिकुलर इश्यूज सामने आते हैं। फिर बात आती है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन? एज अ रिटेल इन्वेस्टर, पहली बात तो क्या है, आपको रीजन नहीं पता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्यों किसी चीज को बेच रहे हैं, क्यों किसी चीज को खरीद रहे हैं। और रीजन वेरी कर सकते हैं। कई बार इंटरनल प्रोसेस होती हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक लिमिटेड एक्सपोजर ही लिया जा सकता है, बिकॉज उनके ऊपर बहुत बड़ी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो जो पैसा ले रहे हैं उसको अच्छे से इन्वेस्ट करें। और किसी एक ही सेक्टर का एक्सपोजर, किसी एक ही स्टॉक का एक्सपोजर उनको लिमिट करना पड़ता है। तो हो सकता है उनकी जो सेलिंग हो किसी स्टॉक में, वो शायद इसी फैक्टर की वजह से हो रही हो। कोई फंडामेंटली उसमें गलत नहीं है स्टॉक में, लेकिन फिर भी उनके टेक्निकल क्राइटेरिया को वो मीट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो बेच रहे हो शायद उसे। दूसरी बात, कभी कभी फंडामेंटल लॉजिक भी बहुत डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी तो अच्छी है जैसे हमने बोला, लेकिन उस प्राइस पे वो कंफर्टेबल नहीं है, तो बेच सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी कि वो म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर कुछ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उनका, जब आपको रीजन नहीं पता, तो मार्केट में हमेशा ये कहा जाता है और हम इस बात को हमेशा बार बार दोहराते हैं कि आप बिना सोचे समझे कुछ ना करें। कोई कुछ कर रहा है तो उसको फॉलो करेंगे तो आप अपना नुकसान ही करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकते। फिर बात आती है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आपने अक्सर सुना होगा कि लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है कि उनके अलग क्राइटेरिया हो। तो इस मुद्दे पर कभी और बात करेंगे, बट मोटा मोटी एक ये समझा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर की है, वो हो सकता है कि कुछ डिसीजन बाइंग या सेलिंग का प्रॉम्प्ट कर रही हो और इस वजह से वो डिसीजन ले रहे हैं। आगे बात करते हैं कि हम इस डेटा को फिर यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। दिस डेटा इज वेरी यूजफुल, एंड व्हाई, एंड हाउ डू वी यूज इट? पहली बात तो, कुछ अनयूजुअल चॉइसेस आपको हमेशा पोर्टफोलियो में दिखेंगी म्यूचुअल फंड मैनेजर की। तो आप उन चॉइसेस को देख सकते हैं कि व्हाई दीज पीपल आर बाइंग दैट, व्हाई दीज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दैट। आप उनमें से कुछ नाम सिलेक्ट करें, दो या तीन, अपना रिसर्च करें उन नाम्स के ऊपर और समझें उन नामों को, और फिर ट्रैक करें कि ये ऐसा कंसिस्टेंटली हो रहा है क्या, किसी स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी फंड मैनेजर की लगातार हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, जितना होल्ड करते हैं परसेंटेज लगातार बढ़ते जा रहा है। और फिर आप उसको डिसाइड करें कि भाई ये मुझे भी सेंसिबल लग रही है स्ट्रेटेजी, उस कंपनी के बारे में जाने या समझे। तो क्या मतलब निकला इसका? पहले लुक एट सम ऑफ द अनयूजुअल चॉइसेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, दीज आर नॉट unusual choices. Anybody who is probably trying to track Nifty will hold these stocks, but कुछ unusual stocks हैं जिनको कि अगर आप पोर्टफोलियो में देखते हैं, select 2 or 3 names and then do more research on them.
उसके बाद यहाँ पे हम एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं कि पीपीएफएस म्यूचुअल फंड है, पराग पारिख जो स्कीम चलाते हैं, और वो मैं आप उसमें कई तरह की स्कीम्स हैं, लेकिन आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 4-5 नाम जो आपको दिख रहे हैं, इसमें एक उनका एक बहुत पॉपुलर सबसे ज्यादा ईयूएम वाला स्कीम है, जिसमें कि फ्लेक्सी कैप, मतलब मार्केट कैप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कुछ भी होल्ड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सी कैप का नाम है, फ्लेक्सिबल अबाउट मार्केट कैप। और यहाँ पर ये जो पिछले फरवरी का डाटा है, मतलब 29 फरवरी को जो उनका डिस्क्लोजर है, वो यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक आपको सेक्टर वाइज एलोकेशन भी दिख रहा है यहाँ पे, इस स्क्रीन पे, कि वो बैंक्स कितना होल्ड करते हैं, कितना आईटी होल्ड करते हैं, कितना और सेक्टर्स होल्ड करते हैं। अब देखते हैं आगे चल के कि स्टॉक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टॉक्स वो होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत इंटरेस्टिंगली देखेंगे कुछ अनयूजुअल अनकन्वेंशनल चॉइसेस जिनकी हमने बात की थी। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी हुआ या कोल इंडिया हुआ, ये अनयूजुअल चॉइसेस नहीं है, ये नॉर्मल स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर आप देखें इसमें बजाज होल्डिंग एज इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में हमने एक बार पहले भी बात की थी, मोतीलाल ओसवाल, एनएमडीसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और भी 3-4 नाम है जो कि आपको थोड़े अनयूजुअल दिखेंगे। ये आपको नॉर्मली आई वुड से मेन स्ट्रीम में इतना डिस्कशन इन नामों के ऊपर नहीं होता है। ये नाम आपको इस स्कीम में दिख रहे हैं, और अच्छी खासी सिग्निफिकेंट परसेंटेज के साथ होल्डिंग है पीपीएफएस इस फ्लेक्सी कैप स्कीम की, और ये आपको इस स्कीम पे दिख भी रहा है। अब एक नाम सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। क्या कंपनी है, क्या करती है? ये एक टायर बनाने वाली कंपनी है। और अगर आप देखें, हमने यहाँ पे स्क्रीन में दो चीजें दिखाई हुई हैं। एक तो स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 5 सालों में, और इंपॉर्टेंट चीज एक आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कंपाउंडेड ग्रोथ काफी सारे पैरामीटर पे, सेल्स में पिछले 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की, प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में क्या ग्रोथ हो रही है, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर। सीएजीआर एक रेशो है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि कितना हर साल बढ़ रहा है। तो कोई चीज अगर 5 साल में 100% बढ़ रही है, तो करीबन 15-16% के आसपास कुछ नंबर आएगा। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही हैं। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आप जो पैसा कंपनी लगा रही है, उसपे क्या रिटर्न आ रहा है। तो सिंपल भाषा में फिर कभी और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है, उसको आप नेट वर्थ से डिवाइड कर देते हो, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होने का मतलब है कि कंपनी अपने पैसे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है। नाउ आप देखिए, इसमें एक और जो पीयर कंपैरिजन है, मतलब ये टायर बनाने वाली कंपनीज और भी कई सारी हैं, एमआरएफ है और बहुत सारी सीएट है, जेके टायर्स है। ये कंपनी के कुछ एक रेशियो आपको, कुछ एक पैरामीटर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर शायद वैल्यूएशन के लिए है, जो है प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग्स यहाँ पे आपको तीसरे कॉलम में दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस के बाद तीसरा कॉलम, मार्केट प्राइस का जो डिवीजन है अर्निंग से, पीई, प्राइस टू अर्निंग्स, वो आपको दिख रहा है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टायर स्टॉक्स। बहुत सारे आई वुड से टायर बनाने वाली कंपनीज में शायद आपने सीएट सुना होगा, एमआरएफ सुना होगा, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज शायद ज्यादा लोग ना जानते होंगे, ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टायर कंपनीज, टायर स्टॉक्स। अब देखिए, इस कुछ इनके पिछले क्वार्टर के प्रेजेंटेशन से हमने कुछ डाटा यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। सेल्स वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, सेगमेंटल बेसिस। अब आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये क्या किस तरह के टायर्स बनाती है। एग्रीकल्चर, मतलब जो फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स और उस तरह की चीजें होती हैं। ओटीआर, ऑफ द रोड, मतलब कि जो आपने देखा होगा कई बार, जैसे जेसीबी काम कर रहा है, जेसीबी मतलब जो एक्सकेवेटर होता है या क्रेन्स वाली चीजें होती हैं, तो वो कहाँ काम कर रहा है। जैसे कोई नया हाईवे बन रहा है, कोई नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, ऑफ द रोड, मतलब ये व्हीकल नहीं है, टायर ऐसा मोटरसाइकिल या कार में लगने वाला टायर नहीं है, तो ओटीआर है। तो ये उन पर्टिकुलर चीजों में बड़ी स्ट्रांग है इसकी प्रेजेंस, इस कंपनी की। और ये जो सेगमेंट है, उसमें रिलेटिवली कंपटीशन बहुत कम होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी पे जो भी ऐड आते हैं टायर कंपनीज के, वो आपको सीएट दिख जाएगा, एमआरएफ दिख जाएगा, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपने शायद नहीं देखा होगा कभी भी। क्यों? उनके जो कस्टमर्स हैं वो शायद उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बिकॉज वो जो खरीद रहे हैं टायर, वो ऑफ द रोड टायर है या एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए। तो ये सब जो सेगमेंट है, वो बहुत ज्यादा ऐसा एंड कंज्यूमर उतना डिसाइड नहीं कर रहा है यहाँ पर कि वो क्या खरीदेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, एंड बाय you would see that this company has a better
स्टिकीनेस कि वो कस्टमर उनके जो उनके पास हैं वो रहेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं। अब कुछ और डेटा पॉइंट जो कि आप प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हो या स्क्रीन पे भी हमने डाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे मतलब जो बेसिक चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है इनके सेगमेंट्स में, और इसीलिए ये काफी अच्छी कंपनी समझी जाती है। बहुत ज्यादा, ऐसा हमने डिस्कस किया कि प्राइस टू अर्निंग्स काफी एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है। अ, कुछ एक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनके क्लाइंट्स हैं, और आप बहुत सारी अनयूजुअल कंपनीज भी यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल टैपवे, ये सब कैटरपिलर, ये सब कंपनीज जो हैं ये आपने देखा होगा, ये थोड़ी इंस्टीट्यूशनल टाइप की कंपनीज है और यहाँ पर ये इनके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। फिर आगे अब इस कंपनी के बारे में हमने क्या सीखा, क्या समझा? अ, 3 बहुत अच्छी चीज़ें। ये एक ऐसे सेगमेंट में है क्योंकि कॉम्पिटिशन उतना नहीं है वहाँ पर, तो इनका स्टिकी बिज़नेस है। स्टिकी बिज़नेस मतलब कि कस्टमर काफ़ी टाइम तक इनके साथ टिकेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कार का टायर है या कोई मोटरसाइकिल का टायर है, अगर वो आपको रिप्लेस करना है तो आपके पास मार्केट में कई चॉइसेस हैं। एंड कस्टमर बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, इधर से उधर जा सकता है। लेकिन इनके साथ वो प्रॉब्लम शायद उतनी नहीं होगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कंसिस्टेंट है। बहुत अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक अलग चीज है, और बहुत अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल अलग चीज है। तो किसी कंपनी में आप देखते हैं कि एक साल 40% प्रॉफिट ग्रोथ है, दूसरे साल -10% है, उसके कंपैरिजन में 20% अगर ईच ईयर हो रही है तो ज्यादा अच्छा है। तो कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है स्टॉक में। कुछ एक खराब चीजें भी हैं ऑफ कोर्स कि हमने जैसे बात की, मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है ये, और अमंग द टायर कंपनीज, अमंग द टायर स्टॉक्स ये सबसे महंगा है प्राइस टू अर्निंग्स की बेसिस पे। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो सेल्स ग्रोथ से थोड़ा कम है, मतलब ये कि कहीं ना कहीं मार्जिन्स थोड़ा कम हो रहे हैं, बिकॉज सेल्स ग्रोथ अगर समझिए कि एग्जांपल लेते हैं कि 20% बढ़ रहा है और प्रॉफिट सिर्फ 10% बढ़ रहा है, मतलब मार्जिन्स में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। पिछले कुछ सालों में स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये 1 या 2 साल का गेम नहीं है, ये बहुत लंबा गेम है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 1 या 2 साल की स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस है उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन कभी कभी इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को जरूर वो दिखाती है। तो कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं, लेकिन हम उनको बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये आइडिया था हमारा कि आप किसी भी फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी को या उसकी बाइंग एंड सेलिंग को रेप्लिकेट ना करें, उसको थोड़ा समझें, उसकी होल्डिंग को देखें। हर 10 तारीख के आसपास एवरी मंथ ऑफ द ईयर अराउंड 10th आपको इनके साइट पर, और अगर आप सर्च करेंगे तो उनकी होल्डिंग मिल जाएंगी। आप देखें, आप सर्च करें कि कौन सी कंपनीज ये फंड मैनेजर होल्ड करते हैं, क्यों होल्ड करते हैं, क्या कंसिस्टेंसी है। फिर कुछ अनयूजुअल चॉइसेस देखें, उनमें 2 या 3 नाम सेलेक्ट करें और अपना खुद रिसर्च करें। उसके बाद इस पूरे डिस्कशन से यही टेक अवे है कि म्यूचुअल फंड की जो बाइंग और सेलिंग है वो स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करती है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी को रिप्लिकेट करना इज नॉट द राइट वे, दैट्स नॉट द आइडिया रिटेल इन्वेस्टर शुड फॉलो। ये ट्रेंड काफी इनकंसिस्टेंट होता है, बदलता रहता है। कुछ खरीद रहे होंगे, कुछ बेच रहे होंगे, और उनके अपने अलग रीजन हो सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो अप्रोच है वो ये है कि कुछ एक नाम सिलेक्ट करें अनयूजुअल, उनके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें और देखें कि उन कंपनीज में क्या हो रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसके बाद आप अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट पे ले सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है और अगर किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज हमें लिखें और हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। अ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम किसी तरह की कोई बाइंग या सेलिंग की एडवाइस यहाँ पे नहीं देते हैं, और ये जो डिस्कशन कर रहे हो मार्केट के कुछ एक ट्रेंड्स पर, कुछ एक फिनोमिनन्स पर, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि आप इस चीज को बेटर समझ पाएं। और एक और चीज जो हम दोबारा कहेंगे वो ये है कि हमारा जो चैनल है वो इस पर्पज से है कि आप मार्केट के बारे में खुद सीखें और खुद जानें, और किसी भी ट्रेंड को ज्यादा फॉलो ना करें। So thank you very much. This is very nice speaking to you, and see you again very soon. Thank you very much.